होती हैं वो नॉर्मली वो उन्हीं जोड़ों या कपल्स के द्वारा उतरेंगी इस पृथ्वी पर, जो कि सच में ही मर्यादाओं में रह के कार्यों को अंजाम दे रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लिव इन में रहते हुए हम एक अच्छे पार्टनर को नहीं ढूंढ पाए, उसमें कुछ कमियां थी, बात नहीं बनी, तो फिर उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर सामान्य सी बात तो यही है कि फिर अब हम किसी और को ट्राई करेंगे। हो सकता है दो पार्टनर वहाँ पे वो अच्छा मिल जाए, अगर नहीं मिला तो वहाँ पे भी फिर एक तीसरा पार्टनर ट्राई करेंगे, हो सकता है उसमें मिल जाए एक अच्छा लाइफ जिसके साथ हम बिता सके। अब ऐसे 2 3 4 5 लिव इन रिलेशनशिप करते करते मुझे लगता है जो मेल फीमेल हैं वो तो प्रोस्टिट्यूट ही बन के रह जाएंगे। क्या नहीं होगा ऐसा? किसी आदमी ने पूछा कबीर जी से कि शादी करनी चाहिए या नहीं, तो क्या है कि कबीर जी ने कहा कि ठीक है थोड़ा रुको। सत साहिब, हमारा अगला विषय लिव इन रिलेशनशिप है। आज का जो समय है देखिए उसमें लिव इन रिलेशनशिप एक काफ़ी प्रचलन में आया हुआ एक तरीका है मेल और फीमेल के साथ रहने का। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ ये एक तरह की शादी ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो आम शादी होती है सनातन धर्म के अनुसार या फिर किसी भी देश के रीति रिवाज से की गई शादी, उसमें जो तलाक है, जो डिवोर्स है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे पर बाध्यता नहीं होती है, जब भी चाहे एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो नियम हैं वो कानून के मुताबिक लगभग सब वही हैं, लेडीज़ के राइट्स को लेकर, और अगर बच्चा होता है तो उसे भी लेकर कानून का जो अंकुश है वो बराबर है और वो होना भी चाहिए। तो इसे मैं एक मॉडर्न शादी की तरह ही देखता हूँ। तो उसमें कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह डिफरेंस काफ़ी है आज के युवाओं के लिए कि वे बाध्य नहीं हैं सदा के लिए साथ रहने को, और वे जब चाहें अलग हो सकते हैं। फिर भी देखिए आज के समय में इसके कारण क्या है कि ये एक नई पद्धति हम कुछ साल से देख रहे हैं जैसा कि आई हुई है। एक तो फ्रीडम, इसमें आज़ादी को ध्यान में रखते हैं युवा, जिसकी वजह से ये हमारे सामने है। फिर है अ सर्च फॉर अ परफेक्ट पार्टनर। युवाओं का मानना है कि एक अच्छे पार्टनर की तलाश हम करना चाहते हैं, तो जब किसी के संपर्क में भी आते हैं तो उसके स्वभाव को, उसकी टेंडेंसी को जानने के लिए उनको कुछ समय चाहिए, ठीक है। हालांकि इसको एक वैचारिक स्तर पे भी व्यक्ति जान सकता है, फ्रेंडली वे में एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहकर, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडीली इंटीमेसी ही हो। फिर क्या है, मैरिज इज़ लाइक अ फोबिया। देखिए आज के समय में शादी एक फोबिया, एक डर के जैसा कुछ महसूस होता है लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ बंदिशें हैं या यूँ समझिए कि जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और कुछ पर्सनल कारण भी लोगों को जो है बाध्य किए रहते हैं, जिसकी वजह से वो इस रीति का उपयोग करते हैं। तो किसी भी चीज़ के देखिए कोई भी पद्धति है उसके कुछ डूज़ एंड डोंट्स हमें देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम इसमें अगर फ़ायदों को देखें तो कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कई सारे नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम कुछ फ़ायदों को लेते हैं और थोड़ा फिर संविधान क्या कहता है इस विषय में उसको भी देखते हैं, ठीक है। जो फ़ायदे हैं उनमें देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपसी समझ है उसको बढ़ने का एक मौका मिलता है। मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ इस आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। फ्रेंडलीनेस जो है, मित्रता या एक मैत्री उनमें बढ़ती है।
और 1 में चूज़ अ लाइफ पार्टनर, और इसी के चलते अगर वे सच में एक डिसीज़न तक पहुंचते हैं तो एक लाइफ पार्टनर को भी वे इसमें पा लेते हैं। ठीक है। और एक नई एस्पेक्ट और भी है जो मैं इसमें देखता हूँ। ऐसे हम देखें अगर मॉडर्न टाइमिंग के मुताबिक तो ये विषय या ये जो टॉपिक है डिफ़िकल्ट है पाना, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड फॉर अ साधक ऑल्सो। कुछ साधक हैं या कुछ ऐसे अकम्पलिशर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर साधना या ध्यान तप आदि में लगे हुए हैं, और चूँकि वे सन्यासी हैं, उनको शादी तो करनी है नहीं, ठीक है, लेकिन उनको भी एक लाइफ पार्टनर या यूँ कहें साधना के लिए एक भैरवी की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए भी लिव इन का एक ये जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि इस तरह से भी वैधानिक रूप से अपनी साधना में लगे रह सकते हैं अगर एक अच्छे पार्टनर को पा सके। ठीक है, ये बात मैं फिर कहता हूँ आपको, शादी में और लिव इन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है शादी में डिवोर्स को लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेसीज हैं, लेकिन लिव इन में आसानी से एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं आपसी सहमति के साथ। ठीक है, इसमें लेकिन प्रिकॉशन ध्यान रखिए एक ही है, और वो है गेट अ लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट। देखिए इसका भी एग्रीमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट बनता है, उसको कानूनी रूप से लीजिए, अपने सलाहकार या जो लीगल एडवाइज़र है उससे मिले, और लिव इन सर्टिफिकेट का जो होता है उसको लीजिए, उसके बगैर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो कि लिव इन के ऊपर है, कुछ कानून बने हुए हैं। ऐसे शादी पे कानून तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन लिव इन को भी चूँकि वैध कर दिया गया है तो कुछ बातें हैं। देखिए सेक्शन 494 आईपीसी एंड 495 आईपीसी। आईपीसी का मतलब होगा इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेल और फीमेल होंगे उनकी शादी जो होती है वो परफेक्ट उम्र के बाद हो, यानी 18 और 21 जो है, और उसमें वे ऑलरेडी शादीशुदा ना हो, पहले से ही शादीशुदा है कोई और फिर भी वो शादी करता है तो वो गुनहगार है। ठीक है, वो पर्पसली ओपनली करता है ऐसा तब 7 साल की सज़ा, और अगर गुप्त रूप से करता है, दूसरे को बताता है कि मेरी तो शादी हुई ही नहीं है, उस सूरत में 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फिर क्या है, आर्टिकल 21 फ्रीडम टू लिव टुगेदर। एक साथ इकट्ठे रहने की हमें फ्रीडम है, आज़ादी है, और इसी के अंतर्गत ये लिव इन रिलेशनशिप जो है एक्टिव है। ठीक है, इससे हमें अधिकार मिलता है। अभी मैंने जो बात बताई मैरिज को लेके वो एक्चुअली लिव इन पे भी लागू होती है, जो 494 और 495 की बात है। देखिए अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आप लिव इन में जाते हैं तो जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड हैं वे आप पे चाहे तो एडल्टरी का केस डाल सकते हैं। ऐसे एडल्टरी के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन ये इमोरल है तो ये एक ग्राउंड बन जाता है आपसे तलाक लेने का। ठीक है, वो चीज़ है। फिर है CRPC 125। इसमें क्या है, द लेडी कैन क्लेम इंटरिम मेंटेनेंस इफ़ शी इज़ डिप्राइव्ड। अब जैसे लिव इन में आप हो और आप डिप्रीवेट करते हो लेडी को, और जो मेंटेनेंस जो परफेक्टली उसके साथ रहने का एक सही ढंग है उसमें नहीं रहते हो, उसे परेशान करते हो या बीच में ही छोड़ देते हो, इस तरह का कुछ होता है और वो दिक्कतों में आती है, तो वो आप पर केस कर सकती है और आपको उसे मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी है। तो इसीलिए देखिए कानून को मैं ये देखते हुए ही डिसाइड कर पा रहा हूँ कि ये भी एक तरह की शादी ही है, कोई इसे खेल ना समझे। ठीक है, फिर है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 और स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 26। इनके मुताबिक क्या है, चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट। लिव इन में अगर बच्चे हो जाते हैं तो वो लेजिटिमेट होंगे, बाइज़्ज़त
उनको सभी अधिकार मिलेंगे, ठीक है। उनको नाजायज़ नहीं माना जाएगा क्योंकि बच्चे तो उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो जो पिता है उसकी प्रॉपर्टी में उसका हक होगा और भी जो चीज़ें हैं वो सब शेयर कर सकता है वो। और ऐसे में माता और वो पुत्र वे दोनों ही हकदार हैं उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेकर। ये हमें राइट मिलता है। फिर है आईपीसी 497। इसमें क्या है, नो पनिशमेंट ऑन एडल्ट्री बट इट बीइंग बिगेमी कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। 497 ही है वो आईपीसी जिसमें कि अगर आप एडल्ट्री करते हो, व्यभिचार करते हो, तो एक ग्राउंड बन जाएगा आपके पार्टनर के पास जिससे कि वो आपसे तलाक ले सके। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। ये हमने कुछ बातें की कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। देखिए इसमें जो रूल हैं वो ऐसे सामान्यतः शादी को लेके ही हैं, लेकिन लिव इन पर भी लागू हैं, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये नियम तो शादी को लेके हैं, ये लिव इन पे भी लागू होते हैं, ठीक है। लिव इन में मैंने बताया, बस इतना ही डिफरेंस समझे आप कि एक दूसरे से अलग होना आसान है, लेकिन जब साथ रह रहे हैं तो चीज़ें कंसिडरेबल हो जाती हैं, क्योंकि कानून सबके अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनके हनन होने को रोकता है, ठीक है। और लिव इन को कंसिडरेबल देखिए तभी मानते हैं जब एक ठीक ठाक गैप, मेरा मतलब ठीक ठाक लेंथ समय की हो चुकी हो। ऐसा नहीं कि एक आध रात 2-4 दिन 5-7 दिन आप ऐसे एक साथ रहे और उसे लिव इन मान लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अराउंड 6 मंथ्स समथिंग हो तभी चीज़ें एक दूसरे पर उस लेवल तक प्रभावकारी मानी जाती हैं, ठीक है। अभी हम कुछ क्रिटिसिज्म लेंगे जो कि अपने सनातन धर्म को लेके है इस पद्धति पर, ठीक है। ऐसे वो मैरिज पे है लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करता है उन चीज़ों को जो कि ठीक नहीं लगती हैं अपने इस धर्म के मुताबिक, या यूँ कहें कि सामान्यतः एक मानवता के धर्म को देखें हम तब भी। लिव इन रिलेशनशिप इज़ अगेंस्ट हिंदू धर्म। जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार लिव इन ठीक नहीं है। क्या है कि देखिए जैसे 4 आश्रम होते हैं, उनमें जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें एक व्यक्ति को जाना ही चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, सर्विस दी, एक तरह से हमारी सेवा की, हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, उन्होंने मेहनत की, अपना कमा के खिलाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या होता है, जो मातृ ऋण या पितृ ऋण होता है वो हम पे है, क्योंकि हमने उनसे एक सेवा ली। अब वो कैसे उतरे? अब हम भी ऐसा करें कि एकाध हमारी संतान हो और वो भी इस परिक्रम को आगे लेके जाए और समाज में हम एक महापुरुष किस्म की संतान को खड़ा कर दे ताकि समाज की सेवा हो, तो वो जो ऋण है उतर जाएगा, ठीक है। अब लिव इन में चूँकि देखिए बच्चों पर फोकस नहीं है, वो साथ रहने पर फोकस है, और जहाँ तक भी है ल्यूडिटी को या लस्टनेस को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो वो बातें वहाँ पे कुछ विरोधाभास रखती हैं, ठीक है। फिर 16 संस्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में, जिसमें जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान है। इसको भी एक दान की तरह लिया गया, जैसे कन्यादान। कन्या को भी देखिए मानव बेशकीमती है, उसे तोला नहीं जा सकता है। हाँ, दान में दिया जा सकता है और बदले में या इन रिटर्न हम प्यार की या मोहब्बत की एक आस रखते हैं। प्यार के द्वारा तो चाहे भगवान को ही पालो, है ना। तो गर्भाधान भी ऐसे ही है, गर्भ का एक दान होता है। देखिए गर्भ का ऐसे सामान्यतः अर्थ बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा और बहुत को पता है। देखिए जो चेतना है या परम चेतना है वो जब संभूत होती है स्थूल रूप में, वो मूर्त रूप लेती है और चेतना प्रकट हो जाती है स्थूल रूप में, हमें दिखती है, ठीक है। तो जब वो संभूत होती है उस समय वो गर्भ कहलाती है। ऐसे इस ब्रह्मांड में हम हैं, ठीक है। यूनिवर्स देखिए इतना बड़ा आकाश है और इसमें ये सृष्टि जितने भी ग्रह ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज हैं, हम सब हैं, पृथ्वी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम भी एक तरह के गर्भ में ही हैं, ठीक है। मंदिर है, जैसे वहाँ पे मूर्ति होती है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब ऐसे तो पत्थर ही है, ठीक है, लेकिन चेतना का उसमें प्रत्यारोपण कर दिया गया है।
अब वो क्या है, गर्भगृह है, ठीक है, उसको गर्भगृह है इसीलिए कहते हैं हम। तो जो स्त्री में 9 मंथ्स के लिए एक बेबी पलता बढ़ता है और अपने समय पर जो है वूम से बाहर आता है, जन्म होता है, तो उसने वो जो समय बिताया वहाँ पे एक एक छोटे से एक बच्चे के रूप में, इतने सूक्ष्म रूप से वो बन के आता है, ठीक है। तो वो असल में क्या है, चेतना संभूत हुई है और स्थूल रूप में, और वही गर्भ कहलाया है। और लिव इन में देखिए गर्भ या बच्चों पर फोकस उतना दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और चूंकि लिव इन में अब क्या है कि मेल फीमेल के बॉडीली इंटीमेसी को भी बहुत तवज्जो दी जाती है, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन यूनिवर्स या ब्रह्मांड की नज़र से हम देखते हैं तो वो जो इंटीमेसी है बॉडीली, वो असल में संतानोत्पत्ति के लिए है, न कि इस तरह से कॉर्पोरियल मतलब सुख के लिए। ये थोड़ा विरोधाभास रखता है और ये एक विडंबना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अ न्यू मेंटल डिपेंडेंस हैपन्स इन अबाउट 21 डेज विच कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग। जब लगातार आप एक साथ रहते हो 2 4 6 महीने, 1 साल, ऐसे तो साइकोलॉजिकली एक नई आदत को ढलने में अराउंड 21 डेज़ को माना गया है। फिर भी 21 से 41 डेज़ के नियर अबाउट तक वो आदत परफेक्टली जड़ पकड़ लेती है इंसान में। तो जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे ना, क्या होगा, एक इंटरडिपेंडेंस पैदा होगी आप में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की, क्योंकि आप एक दूसरे के काम आ रहे हो किसी न किसी स्तर पे, और बॉडीली भी आप यूज़ कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। शब्द में आप कृपया ना फंसे, मेरे भाव को समझें। तो ये एक टेंडेंसी, एक गहन प्रीडिस्पोजिशन, एक रुझान क्रिएट करता है आप में, जिसकी वजह से फिर आपका अलग होना लगभग नामुमकिन रहता है। अगर होते भी हैं तो वो ट्रॉमेटिक होता है, एक बहुत बड़ा एक दुख या संकट के जैसा लगता है, ठीक है। अगेंस्ट डिसिप्लिनेरियन कंट्रोल। अब क्या है, अनुशासन को लेके एक कंट्रोल, एक अंकुश होता है हम पे बड़ों का। अब देखिए जब शादी होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहते हैं, जब अपने घर में अपने परिवार या कुनबे के साथ रहते हैं तो उन पे एक अंकुश होता है बड़ों का, अनुशासन का एक अंकुश होता है। उनको पता रहता है कि कब क्या करना है, किससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। तो एक अदब जो होती है, एक जी हुजूरी जो होती है, वो सीखने को मिलती है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा वैसा माहौल तो जाहिर है फिर स्वच्छंदता पैदा होगी व्यवहार में, जो कि बुरे परिणाम लेके आ सकती है। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है। और क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी दस प्रोन टू इलीगल अबॉर्शंस। अब अनवांटेड प्रेगनेंसीज का भी डर है, अनचाहे गर्भ भी हो सकते हैं, ठीक है। भले ही आप कंट्रासेप्टिव सभी प्रिकॉशंस का यूज़ कर रहे होंगे, तो उस केसेस में क्या है, फिर इलीगल अबॉर्शंस की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। और अपने शास्त्रों में देखिए गर्भपात को ब्रह्म हत्या माना गया है, उससे कम बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, हैज़ार्डस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और उस चीज़ से बचने के लिए विभिन्न कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग होगा और दूसरे मेजरमेंट्स का यूज़ होगा, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो कि कम नहीं है, हार्मोनली भी बहुत डेंजरस होते हैं शरीर पे, और स्वभाव तक को भी चेंज कर सकते हैं, इतने गहन होते हैं। एक्सपेंडिचर हैपन्स म्यूचुअली। देखिए जो खर्च होता है इंसान के जीवन में वो हमेशा दो तरफ़ा होता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे हम बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक चलाते हैं, पेट्रोल खर्च होता है। एक दृष्टि से हमें ये लगता है कि पेट्रोल खर्च हो रहा है, दैट्स इट, लेकिन असल में बाइक भी खर्च हो रही होती है, ठीक है। इस बात पर शायद सबका ध्यान नहीं जाता है। हर चीज़ की एक एज होती है। बाइक जैसे 20 ईयर्स या 25 25 30 साल समथिंग मान लो चलती है, तो पेट्रोल जो डाल के हम चला रहे होते हैं, पेट्रोल तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन वो बाइक भी खर्च हो रही है, ये ध्यान रखें आप। अब वही बात भोग को लेके आती है, ठीक, हम लिव इन में हैं या मैरिज में हैं, कैसे भी हैं, जब भी अपने शरीर को उपयोग कर रहे होते हैं भोगों में। अब शास्त्रों में एक बात आती भी है, देखिए क्या कहते हैं कि भोगी भोग को भोगता है, एक्चुअली एक दिन उसे पता चलता है कि भोग ने ही उसे भोग लिया है,
ठीक है, तो जो खर्च होगा वो दो तरफा होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और जीवन को ऐसे ही खर्च करने की बजाय उसे परफेक्टली एक दिशा को देते हुए कार्य को अंजाम दिया जाना जरूरी होता है। ठीक है, फिर क्या है, लैक्स ऑफ स्पर्म सेल्स बिकॉज ऑफ रेयरिटी। देखिए, हम जो संतान उत्पत्ति होती है, लैक्स ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं, वो लाखों होते हैं, जो सेल्स होते हैं बहुत सूक्ष्म, वो एक ही बार के डिस्चार्ज में लाखों हैं उसमें। लेकिन क्यों है ऐसा? देखिए, रेयरिटी है चीज़ों की। जो संतान होती है, चांस सिर्फ एक को ही मिलता है, बाकी तो सब नष्ट हो चुके हैं वूम्ब या एम्ब्रियो तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। अब ऐसे एक और मज़े की बात है, एक बार के स्पर्म सेल को परफेक्टली मैच्योर होने में अराउंड 60 to 74 डेज़ अपने साइंटिफिकली ही लगते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, कोई भी स्पर्म सेल है वो अराउंड 74 डेज़ लेगा परफेक्टली मैच्योर होने में। ऐसा नहीं है कि एक आध दो दिन का गैप दे दे के जैसे आदमी लगा रहे, तो उसमें शरीर की बर्बादी है और आत्मीय स्तर पे भी वो कमज़ोर होता चलता है। तो उससे जो संतानें क्रिएट होंगी वो कमज़ोर होंगी, उनके उस स्तर पे महानतम होने की संभावनाएं मिनिमम होंगी। और जो महान आत्माएं उतरती हैं, जन्म लेती हैं, वो नॉर्मली वो उन्हीं जोड़ों या कपल्स के द्वारा उतरेंगी इस पृथ्वी पर, जो कि सच में ही मर्यादाओं में रह के कार्यों को अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही जनसंख्या ही बढ़ाते रहने में तो मुझे लगता है आप भी विश्वास नहीं रखते हो, है ना। तो रेयरिटी की मैं बात कर रहा था। तो देखिए, लाखों में इसीलिए है स्पर्म सेल्स, क्योंकि वहाँ तक यात्रा करते करते पहुँचने तो गिने चुने ही हैं, और उनमें से भी किसी एक को ही चांस मिलता है जो कि एंट्री करता है, ठीक है, अंडाणु में। तो ये है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे हम देखते हैं गली में या जंगलों में कहीं पे भी बहुत सारे जानवर जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो काउंटिंग में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं उनके। लेकिन उनमें से बचते कितने हैं? 1-2। बाकी तो धीरे धीरे भूखमरी से या किसी दूसरे जानवर के द्वारा या कोई गाड़ी के नीचे आ गया, किन्हीं कारणों से जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो सृष्टि उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रही है, हमें उन बातों का ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, जो स्पर्म सेल्स की जो काउंट है वो समय रहते उम्र के साथ डिफरेंस लेते हुए चलती है। 40s की उम्र में डिफरेंस होगा, वो काउंट नहीं होगी। जो कि 23, 24, 25 ईयर्स जो एज है एक युवा, एक जवान पुरुष की, उसमें बात कुछ हो रही होती है। तो चीज़ें बहुत हिसाब से चल रही होती है और उसी ढंग से हमें भी उनका मैनेजमेंट करना है, न कि दुरुपयोग करना है। फिर है ब्यूटी डिपेंड्स ऑन लव। देखिए, अभी मैं पहले पिछले पॉइंट पे एक बात है उसको क्लियर करूँ, थोड़ा पेंडिंग है। देखिए, अ परफेक्ट एटमॉस्फेयर इज़ नीडेड फॉर अ परफेक्ट बेबी। एक परफेक्ट बच्चे के क्रिएशन में परफेक्ट माहौल की ज़रूरत होती है। स्त्री, जैसा कि हम जानते हैं, ऋतु स्नान जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उनका, वो मंथली होता है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा की पृथ्वी के साथ जो दूरी है, उस हिसाब से वो डिफरेंस लेके आता है मन पे भी, मनुष्य के भी और स्त्री के भी। क्या है कि जो गति चल रही होती है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर, तो उसमें जब वो थोड़ा नज़दीक ज़्यादा होता है पृथ्वी के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस लेके आएगी। और कुछ थोड़ा दूर होगा जब राउंड पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी कम होगी। और उसी से हमें पता है समंदर में ज्वार भाटे भी बनते हैं। लेकिन उसका डिफरेंस मनुष्य की मेंटलिटी या उसके ब्रेन पे भी पड़ता है। और उससे ही कुछ ऐसा कुछ तारतम्य रहता है चंद्रकलाओं का, कि स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो बनता है और अपनी टाइमिंग में कुछ डिफरेंस लेता है, और अलग अलग हार्मोनल जो चेंजेस आते रहते हैं, उस हिसाब से जो परफेक्ट टाइमिंग है वो ही सूट करती है कि स्त्री के लिए, गर्भाधान के लिए। ऐसा नहीं है कि अब कभी भी यूं ही बस आनंद फानंद, ऐसे उस तरह से क्या होगा, जो संतान होगी वो उस चरम शिखर पे पहुंचने की कैपेबिलिटीज़ उतनी वहन नहीं करती हुई पाएगी, हमें उसके कमज़ोर होने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, तो मैंने बताया ब्यूटी डिपेंड्स ऑन लव। देखिए, एक दृष्टि है, हमें लगता है कि कोई चीज़ सुंदर है तो उससे हमें प्रेम हो जाता है। असल में बात उल्टी है, जिससे हमें प्रेम होता है वो चीज़ सुंदर लगने लगती है।
आप जैसे संतान हैं, बच्चे माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, भले ही वे काले नाटे जैसे भी हों, क्योंकि उनको उनसे प्यार है, लगाव है। ठीक है, अब जैसे बड़े दिग्गज उच्च कोटि के प्रेमी हम जानते हैं, जैसा हीर रांझा, लैला मजनू, वे सब हुए। देखिए, अब यूँ कोई लैला कोई उच्च कोटि की सुंदर स्त्री नहीं थी, एक आम स्त्री थी, एक आम लड़की थी। ठीक है, लेकिन मजनू की दृष्टि में चूंकि प्रेम था उसके लिए, गहन प्रेम, तो उसे उससे बढ़ के कोई सुंदर शायद ही दिखे। तो चीज़ों के सुंदर दिखने के लिए हमें वो प्रेमपूर्ण दृष्टि चाहिए होती है, और अगर वो है तो फिर ये जो बाहरी फॉर्मेलिटीज़ है, चाहे वो कानून के द्वारा की जाए या किसी धर्म के द्वारा या कैसे भी मंदिर में या सिर्फ वरमाला हो, वो सारी बातें सिर्फ औपचारिकताएं ही होती हैं। मोहब्बत किसी बाहरी औपचारिकता की मोहताज नहीं है, ये ध्यान रहे। असली शादी तो दिल के रिश्ते से ही होती है, अगर वो सही है अगर वो समझो शादी हो गई। लेकिन कानूनी ढंग से हम अपना फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें, उसके मैं विरुद्ध नहीं हूँ, वो सही है, वो होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, फैक्टर्स फॉर अ गुड रिलेशन, लव अनकंडीशनलिटी। अब देखिए, प्यार हो रिश्ते में और शर्त ना हो। हम सामान्यतः शर्त रखते हैं कि ऐसा हो, ये वैसा करे तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। ये सब नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ट्रस्ट हो, विश्वास हमें होना चाहिए। अब देखिए, प्रेम है तो आप समझिएगा रिश्ते फिर ठीक ही चल रहे हैं, फिर हम बड़े से बड़े संघर्ष को झेल लेंगे और आसानी से आस्ते आस्ते पार कर लेंगे। हमें संघर्ष से नहीं भागना है। ठीक है, और एक अच्छे रिश्ते को ही लेके एक और कहानी आती है कबीर जी की। उसमें क्या है कि किसी आदमी ने पूछा कबीर जी से कि शादी करनी चाहिए या नहीं। तो क्या है कि कबीर जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा रुको। उसने अपनी पत्नी लोई जी को आवाज़ दी अंदर से कि ज़रा लालटेन लेके आओ। तो वो लालटेन लेके आई और वहाँ पे वो सुई ढूंढने लगे, और उस समय दोपहर थी, तेज़ धूप थी। तो वो जो आदमी आया था वो हैरान हुआ कि दोपहर का समय है और सुई ढूंढ रहे हैं, वो भी लालटेन लेकर। तो ये तो बड़ा अजूबा है। तो उसने कहा कि मुझे जो जवाब चाहिए था प्रश्न का वो आप नहीं दे रहे हैं, और ये सब क्या है। कबीर जी ने कहा, यही है जवाब आपका। सुनो, मैंने दोपहर के समय भी लालटेन मंगाई, तो मेरी पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, तर्क वितर्क नहीं किया, भले ही दोपहर थी, वो चुपचाप से लालटेन ला के दी। उसको कॉन्फिडेंस है, मुझ पर विश्वास है कि मंगाई है लालटेन तो कुछ बात होगी, तो ठीक ही है। सब प्रश्न नहीं उठाया, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, ट्रस्ट है, हमें होना चाहिए एक दूसरे पे। और मैं सुई ढूंढ रहा हूँ और उन्होंने तब भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। अगर उतना एक मेल फीमेल के बीच में है आपसी तारतम्य, उतना प्यार है, उतना विश्वास है, तो शादी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इससे हम गैस कर सकते हैं थोड़ा कि शादी को लेके हमें कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर रिश्ते परफेक्टली चलते ही हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, देखिए, एनर्जी फ्लोज डाउनवर्ड्स एंसेस्ट्रली। जो हमें एनर्जी है, जो नेचुरली दी हुई है परमात्मा ने, उसका जो सहज सामान्य गुण है वो नीचे की तरफ बहने का है। एंसेस्ट्रली से मतलब है, देखिए, पूर्वजीय पिछले हमारे हमारे पूर्वज हैं, उनके भी पूर्वज सभी में ये एक लंबे समय से नैसर्गिक रूप से एक प्रोग्राम्ड है वो सब कि एनर्जी नीचे को ही बहेगी। ठीक है, मूलाधार की ही तरफ बहती रहेगी, और वही हम में है, वही हमारी संतान में होगा, उनसे अगली संतान में भी होगा। लेकिन अगर हमें इस परक्रम से बचना है, इससे बाहर आना है, तो जाहिर है ऊर्जा के अधोगमन की बजाय ऊर्ध्वगमन करना होगा हमें। तो ही हम फिर ये जो विशेष सर्कल है माया का, उससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सामान्यतः से बहती है, हमें उसको एक दिशा देनी है, न कि उसे अपने एक इस झंझट में फंसाए रखना है, चाहे वो लिव इन के द्वारा हो या शादी के द्वारा हो। मैं ये नहीं कहता कि शादी नहीं करनी चाहिए या लिव इन में नहीं रहना चाहिए। आप अपने अपने लाइफ का जो एक लेवल है उसको देखिएगा, और जीवन की इस ऊर्जा को एक दिशा दीजिएगा। ठीक है, ये सबका व्यक्तिगत चुनाव है कि किसे संन्यास लेना है, चेतना को ऊर्ध्वगमन के लिए अग्रसर करना है, या किसे शादी करनी है और चेतना को संतान की तरफ लेके जाना है। ठीक है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे सामने आई शास्त्रों में ही,
कि देखिए एक जो गृहस्थ आदमी होता है वो संतान के द्वारा अमर हो जाता है, पिता पुत्र में जीवित रहता है पुत्र के द्वारा, ठीक है। और जो एक योगी होता है वो संन्यास लेता है और चेतना का ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्जा ऊपर बहती है, ठीक है, और चक्रों को पार करते हुए फाइनली उस परम चेतना में मिल जाती है, तो वो उस तरह से अमर हो जाता है। तो ये दोनों बातें ये बहुत सुंदर हैं। हाउ पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी। देखिए एक बात और आती है, हमें जिन माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है वो थोड़ा उनकी भी हमसे कुछ गुजारिश है, कुछ उनकी इच्छाएं हैं हमारे साथ, वो शेयर करना चाहते हैं और उस ढंग से चाहते हैं कि उनकी संतान भी हो, ठीक है। अब हम अपने से देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी संतान कैसी हो, कैसी होनी चाहिए, कि वो हमें छोड़ के चली जाए 18-20 की उम्र के बाद और अपना कहीं जाके रहने लगे, ये चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप भी कहाँ चाहते होंगे हमारे बारे में ऐसा। तो ये एक पॉइंट सोचने का है। अट्रैक्शन फिनिश्ड, नो सस्पेंस नो लाइफ। देखिए क्या होता है, अब लिव इन में बॉडीली इंटीमेसी भी होती है और उसके चलते क्या होता है कि 1-2 महीने में 2-4 महीने में जो मेल फीमेल के बीच एक नैसर्गिक अट्रैक्शन या आकर्षण है वो लगभग ख़त्म के जैसा महसूस होने लगता है। मनुष्य के मन की सहज आदत है, जब वो एक पुरानी चीज़ को जानता है तो नए अनुभव की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। ये एक कॉमनली वो जो है ना प्रोग्राम्ड है इस तरह से। तो जब लिव इन में ये होता है तो हम देखते हैं फिर वो यही सोचते हैं कि बस बहुत हुआ और अपना आप अलग होते हैं, तो इस बात की संभावनाएं भी बनी रहती है। तो हमें इसको पार करना होगा, तभी हम एक दूसरे को एक लाइफ पार्टनर की तरह देख पाएंगे, नहीं तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएंगी। फिर क्या है कि हाउ मैनी लिव-इन्स टू फॉलो टू सर्च फॉर अ पार्टनर। अदरवाइज़ क्या होगा कि कल्पना कीजिए कि एक लिव इन में रहते हुए हम एक अच्छे पार्टनर को नहीं ढूंढ पाए, उसमें कुछ कमियां थी, बात नहीं बनी, तो फिर उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर सामान्य सी बात तो यही है कि फिर अब हम किसी और को ट्राई करेंगे, हो सकता है दो पार्टनर वहाँ पे वो अच्छा मिल जाए, अगर नहीं मिला तो वहाँ पे भी फिर एक तीसरा पार्टनर ट्राई करेंगे, हो सकता है उसमें मिल जाए एक अच्छा लाइफ जिसके साथ हम बिता सके। अब ऐसे 2-3-4-5 लिव इन रिलेशनशिप करते करते मुझे लगता है जो मेल फीमेल हैं वो तो प्रोस्टिट्यूट ही बन के रह जाएंगे। क्या नहीं होगा ऐसा? ठीक है, अगर एक में ही बात बन रही है तो ठीक है, पर संभावना तो कमी है इस चीज़ की ना। खैर, तो इमोशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू परवेट। देखिए जो भावना होती है उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है फैलने के लिए। कल्पना कीजिए एक आदमी किसी डेजर्ट या किसी ऐसे सुनसान जगह पे रहता है जहाँ पे कोई आदमी उसके आसपास नहीं है और वो अकेला ही है, वही खाने पीने का सामान है, रहता है और अकेला है। देखिए उसमें ऐसे व्यक्ति में इमोशंस पनप नहीं पाएंगी, क्योंकि वो किसी के इंटरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, सिर्फ एक रोबोटिक अंदाज में ड्रामेटिकली जंतु की तरह खा पी रहा है और रह रहा है और ऐसे जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे ही किसी एक के साथ, किसी एक दूसरे आदमी के साथ आप रहना शुरू करोगे तो इमोशंस पनपनी शुरू हो जाएंगी। ये एक नेचुरल जो है प्रोग्रामिंग है, ऐसा होगा ही। और जब भी इमोशंस होंगी, ध्यान रखिएगा, जो इमोशन हमें घर कर गई है अराउंड 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, वो अचानक से ख़त्म नहीं हो जाती है, उसको फिर से समय चाहिए होता है धीरे धीरे ख़त्म होने में। तो इस रिस्क को भी हम ले रहे होते हैं लिव इन में, ठीक है। डेटीज मैरिड। देखिए क्या है, डिस्पाइट स्ट्रगल्स इन लाइफ, संघर्ष जीवन में होने के बावजूद भी जो अपने देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर और कोई भी देवी देवता, अब देखिए वो सांकेतिक है या सच में है, हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन लग तो मुझे तो ये लगता है कि वो हैं, जैसा कि हम देखते हैं एटलीस्ट परग्रही ही हैं, ये तो अब वैज्ञानिक भी मानते हैं। दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है और परग्रही जब है, एलियंस जब हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। एनीवे, तो उन्होंने भी शादियाँ की थी, कोई वो लिव इन में तो नहीं रह रहे थे, है ना। अब हम कुछ आंकड़ों को लेके बात करेंगे। देखिए आइसोलेशन रेट क्या है, अलगाव की जो दर है इंडिया में, ऐसे संपूर्ण पृथ्वी पे देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चूँकि इंडिया में हैं, भारत में, तो यहीं की बात करें तो 17 करोड़ के आसपास ऑर्फान्स या
अनाथ बच्चे हैं, क्या उनको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है? माता पिता उनको भी चाहिए होते हैं। अब इतने करोड़ों बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, क्या कारण होना चाहिए? अब या तो माता पिता ने उनको जो पालने पोसने की सर्विस होनी चाहिए, जो सेवा होनी चाहिए, वो नहीं दी, ठीक है, उनको त्याग दिया, या फिर वो अयोग्य थे, या वो थे ही नहीं, यानी एक्सपायर हो गए किन्हीं कारणों से, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ठीक ठाक थे लेकिन हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए, ऐसे भी केस होते हैं, या इधर उधर कहीं गली वली में छोड़ देते हैं, ऐसे ही बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है, उनको उठाया जाता है, देखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं विभिन्न कारणों से। अब ये 17 करोड़ बच्चे, ये एक आंकड़ा है, देखिएगा, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। फिर क्या है, फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स अबाउट 8 lakhs इन इंडिया। इंडिया में अराउंड 8 लाख के आसपास प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वेश्याएं हैं, और ये भी एक आंकड़ा है। ये नॉर्मली जो बिहाइंड द सीन है वो तो मुझे लगता है बहुत है, लाखों हैं और भी, लेकिन इतनी भी क्यों है? क्या होना चाहिए? शायद उनको पार्टनर्स नहीं मिले, या गरीबी है, पैसे के लिए ये सब चल रहा है, ठीक है। तो क्या उनको अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए और वे दोनों सही रीति से मर्यादा में रहते हुए कमाएं खाएं, अपना जीवन यापन करते हुए, प्रभु की बंदगी करते हुए मालिक को प्राप्त हों, क्या ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन इतना बड़ा रेशियो ये है तो जाहिर है कहीं कमियां हैं। अब वो कमियां पुरुषों में हैं या स्त्रियों में हैं, वो हम खुद से देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ मैरिज, देखिए अपने सनातन धर्म में शादियों की एक प्रकार जो है रखी गई है 8 तरह की। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस व पिशाच विवाह। इस तरह से जो सर्वोत्तम जो माना गया है, सबसे उत्तम, वो ब्रह्म विवाह है, जिसमें आपसी सहयोग, आपसी बातचीत के बाद माता पिता से रजामंदी के साथ होता है, ठीक है, वो सबसे उच्च कोटि का विवाह है। लेकिन जो नीचतम विवाह है, पिशाच विवाह, इन सभी विवाहों में लिव इन रिलेशनशिप का कोई जो मैच है वो देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इन सभी में एक दूसरे को छोड़ देने की बात देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो लिव इन है उसमें एक दूसरे को छोड़ सकते हैं हम, सिर्फ इतना ही फ़र्क यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो हमारा यही आज का विषय था। हम देखिए क्रिटिसिज्म जो हमने लिया कुछ इस विषय को लेके, उससे आप कुछ बेटर डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम एक एसेंस लेके चले, सभी बातों का जो सार, एक निचोड़ है, लिव इन रिलेशनशिप जैसा मैंने देखा, ये भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक शादी ही है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस एक बात को छोड़ कर जब चाहे एक दूसरे को हम छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक ठाक है। स्त्री को लेके, पुरुष को लेके, बच्चों को लेके रूल्स काम करेंगे कानून में। हम एक दूसरे के लिए ऐसे अगर कोई छोड़ता है, डिप्रीवेट करता है, झंझट होता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एक दूसरे का, तो हम कानून में जाके गुहार लगा सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं, ठीक है। सत साहिब।